हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा 16th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डीएनए रिपेयर के डिफरेंट टाइप्स और उनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या होता है। दिस रिपेयर इम्प्रूव्स द फाइडेलिटी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। दिस सिस्टम डिटेक्ट द मिसमैच बेस पेयर इन द जीनोम एंड करेक्ट दैट। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक, तो इसके अंदर क्या था कि हमारा जो ऊपर वाला स्टैंड था ये हमारा टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ये नीचे वाला स्टैंड है ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस पेयर होंगे वे हमारे टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जब रेप्लिकेशन प्रोसेस चल रही थी तो वहां पे हमारा बाय फॉल्ट क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा थाइमिन था इसके अपोजिट यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, ग्वानिन। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हमारा एडेनिन होना चाहिए था, लेकिन मिसमैच रिपेयरिंग की वजह से यहाँ पे हमारा क्या ऐड हो जाता है, ग्वानिन हो गया। और जब हमारा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी चल रही थी तो ये जो हमारा मिसमैच था ये वहां से भी क्या हो गया, प्रिवेंट रह गया। ठीक है, वहां पे वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, तो इसीलिए यह क्या हुआ, हमारा जीनोम के अंदर ये हमें मिसमैच देखने को मिल रहा है। दिस सिस्टम मस्ट डिटेक्ट एंड एलिमिनेट द इनकरेक्ट बेस पेयरिंग बिफोर द नेक्स्ट replication occur because after the replication mismatched base pair become unrecognizable and ultimately remain permanent। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा जो ये ऊपर का स्टैंड था ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और नीचे वाला हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड था। अब यहाँ पे हमारा जो ये मिसमैच बेस पेयर है, ठीक है, अभी तो अगर ये नेक्स्ट रेप्लिकेशन जब तक स्टार्ट नहीं होती है तब तक तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग है और हमारा जो रिपेयरिंग सिस्टम होगा वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेक्स्ट रेप्लिकेशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट रेप्लिकेशन होगी तो जो हमारा ऊपर वाला स्टैंड होगा ये भी हमारा किसकी तरह काम करेगा, टेम्पलेट की तरह, और नीचे वाला भी टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा थाइमिन था एक्चुअल में, जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है उसके अंदर हमारा थाइमिन है, और जो हमारा इनकरेक्ट बेस पेयरिंग की वजह से यहाँ पे आ गया है तो हमारा इनकरेक्ट बेस पेयर यहाँ पे क्या है, ग्वेनिन है। तो जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे अगर हमारी करेक्ट बेस पेयरिंग फर्दर हो जाती है तो हमारे थाइमिन के अपोजिट क्या आएगा, यहाँ पे एडेनिन, और ग्वेनिन के अपोजिट क्या आएगा, साइटोसिन। तो ये जब हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएंगे ये, तो ये हमारा जो बेस पेयरिंग होगी यहाँ पे ये तो हमारी अब कैसी है, करेक्ट है। तो जो हमारा रिपेयरिंग सिस्टम होगा वो इसको एज एन इनकरेक्ट बेस पेयरिंग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो यहाँ पे हमारा चेंज ही हो रहा है ना। एक्चुअल में हमारा रियल में क्या होना चाहिए था, एडेनिन और थाइमिन, लेकिन ये हमारा म्यूटेशन से क्या हो गया, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, तो जो हमारा रिपेयरिंग सिस्टम होगा वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए नेक्स्ट रेप्लिकेशन की कंप्लीट होने से पहले या फिर उसके स्टार्ट होने से पहले ही हमारा जो ये इनकरेक्ट बेस पेयर है वो डिटेक्ट भी हो जाना चाहिए और उसको करेक्ट भी कर देना चाहिए। ठीक है, इन ई कोलाई ए डाइमर ऑफ म्यूट एस protein detect the mismatch base pair. Mutase recognize the incorrect base pairing by detecting the distortion caused by mismatched base pair in the DNA backbone। अब जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि अगर हमारे कहीं पे, जैसे कि ये हमारा डीएनए है, अब यहाँ पे अगर हमारा कोई मिसमैच बेस पेयरिंग हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एडेनिन है इसके अपोजिट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हमारा थाइमिन। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे कि हमारा ग्वानिन आ जाता है या फिर हमारा साइटोसिन आ जाता है तो जो यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी वो हमारी कैसी होगी, इनकरेक्ट बेस पेयरिंग, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है, जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिस्टोर्शन पैदा हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारा म्यूट एस प्रोटीन होता है ये क्या करता है, इसी डिस्टोर्शन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, डिस्टोर्शन कब होगी, जब हमारा इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगा और जो हमारा म्यूट एस होगा उसको डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा डिस्टोर्शन हो गया। अब जो हमारा म्यूटेस होगा ये क्या करता है, इसको डिटेक्ट करेगा, और वो भी किस फॉर्म में होता है, हमारा म्यूटेस डाइमर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आफ्टर डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट बेस पेयरिंग म्यूटेस caused a conformational change in itself and recruit mute L at the mismatched occurring DNA। अब जैसे ये इसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, खुद के अंदर ही कुछ कन्फर्मेशनल चेंज पैदा कर देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर क्या हो गया, चेंजेस पैदा हो गए इसकी शेप के अंदर, और जैसे इसके अंदर चेंज आएंगे तो ये क्या करेगा, रिक्रूट करेगा किसको, म्यूट एल को। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे म्यूट एल आए, म्यूट एल एक्टिवेट द म्यूट एच एंजाइम विच कोज ए निक ऑन वन स्टैंड नियर द साइट ऑफ मिसमैच। अब ये क्या करता है, जो म्यूट एल होगा वो अपने साथ क्या लेके आएगा, यहाँ पे म्यूट एच। ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ पे म्यूट एच आएगा तो ये क्या करेगा, जो हमारा म्यूट एच है वो हमारा एज एन एंडोन्यूक्लियस काम करता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके बीच में कहीं पे कट लगाएगा,
और ये कट कहाँ पे लगाता है, जो हमारा यहाँ पे मिसमैच पेयर है उसके साइड में। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमारा मिसमैच है ना, बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पे कट नहीं लगाता, बल्कि क्या करता है, इसके साइड में कट लगाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि जो म्यूट एच होगा पोज ए निक ऑन वन स्ट्रैंड नियर द साइट ऑफ मिसमैच, इसके साइड के आसपास ही, और वो भी सिर्फ एक ही स्ट्रैंड के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद दिस निक रिक्रूट UVRD एंजाइम which acts as a helicase enzyme and unwind the DNA starting from the incision and moving in the direction of the site of mismatch। इसका मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे हमारा कट आएगा, ठीक है, कट लगने के बाद ये यहाँ पे क्या लेके आएगा, ये हमारा यहाँ पे लाता है UVRD। ठीक है, अब ये जो हमारा UVRD होता है ये क्या करता है हमारा, ये करता है हमारा एज एन हेलिकेज काम। ठीक है, अब हेलिकेज का हमारा क्या काम होता था, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना। तो ये जो हमारा यहाँ पे कट लगा है, तो हमारा जो यहाँ पे UVRD होगा वो क्या करता है, इस स्ट्रैंड को, जो हमारा यहाँ पे कट लग गया ना, इस स्ट्रैंड को यहाँ से अनवाइंड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से सेपरेट करना स्टार्ट करेगा। और ये कहाँ तक सेपरेट करेगा इसको, जहाँ पे हमारा मिसमैच पेयर है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे कट लग गया ना, तो ये हमारा इस पॉइंट तक कट करेगा। ठीक है, और इसको ये यहाँ पे अनवाइंड कर देगा। ठीक है, अनवाइंड करने के बाद अब ये क्या होगा, हमारा दोबारा से यहाँ पे एक और कट लगेगा। ठीक है, और कट लगने से जो हमारा ये स्ट्रैंड होगा ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, गैप बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने आगे बताया है, द मिसमैच्ड न्यूक्लियोटाइड इज डाइजेस्टेड बाय एक्सोन्यूक्लियस प्रोग्रेसिवली। अब जैसे ये हमारा यहाँ पे पहुंचेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से ये यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा। और इस गैप को फिल कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि क्या करेगा, इस गैप को फिल कर देगा पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, और किस डायरेक्शन में करेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे ये हमारा फिल तो कर दिया, लेकिन लास्ट का जो हमारा यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, 5 प्राइम साइट हो गई। अब ये हमारा इस डायरेक्शन में इसको फिल करता रहेगा। लास्ट में जाके जो हमारे ये स्टैंड होंगे, ये इसको लाइगेट कौन करेगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे ये मिसमैच रिपेयर सिस्टम होता है वो हमारा पेरेंटल और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के अंदर किस तरीके से डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था, हमारे 2 स्ट्रैंड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो म्यूट एस है उसको ये कैसे पता चलेगा, या फिर जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज होता है म्यूट एच, उसको ये कैसे पता चलता है कि हमारा ये वाला ऊपर वाला स्ट्रैंड हमारा टेम्पलेट था, यानी कि पेरेंटल था, और जो हमारा नीचे वाला स्ट्रैंड है वो हमारा न्यूली सिंथेसाइज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये टेम्पलेट के अंदर ही इसको यहाँ पे हटा के इसकी जगह किसी दूसरे, जो हमारा यहाँ पे ग्वेनिन है इसके अपोजिट अगर यहाँ पे साइटोसिन को ऐड कर देता है तो भी हमारी क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअल में तो हमारा यहाँ पे क्या था, टी हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, हमारा मिसमैच कौन सा आया, यहाँ पे ग्वेनिन आया ना, तो इसीलिए इसी को यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो इन तो हमारे टेम्पलेट है और न्यूली सिंथेसाइज जो हमारे स्टैंड है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वो कैसे करते हैं, डैम मिथाइलेज मिथाइलेट्स एडेनिन रेजिड्यू ऑन बोथ स्ट्रैंड ऑफ द सीक्वेंस 5 प्राइम GATC 3 प्राइम। अब जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा डैम मिथाइलेज होता है वो क्या करता है, GATC सीक्वेंस के अंदर जो हमारा एडेनिन रेजिड्यू होगा उसको मिथाइलेट कर देता है। नॉर्मली बोथ ऑफ द स्ट्रैंड आर मिथाइलेटेड, बट जस्ट आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस द रिजल्टिंग डॉटर डीएनए डुप्लेक्स विल बी हेमीमिथाइलेटेड बिकॉज डैम मिथाइलेज नीड्स सम टाइम टू मिथाइलेट द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। हमने ये भी पहले आपको बता दिया था कि जब हमारा रेप्लिकेशन होती है तो हमारा जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा उसके जो हमारे एडेनिन होंगे वे तो हमारे मिथाइलेट ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा उसके अंदर जो हमारा GATC सीक्वेंस होगा उसके अंदर जो हमारा एडेनिन रेजिड्यू होगा उसको मिथाइलेट करने के लिए जो डैम मिथाइलेज होता है उसको कुछ टाइम चाहिए होता है। ठीक है, अब जैसे ये हमारे न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे, जैसे कि ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड हो गया, अब इसके अंदर जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा इसके तो जो हमारे एडेनिन होंगे वे ऑलरेडी क्या होंगे, मिथाइलेटेड होंगे। ठीक है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी ऐड होगा, लेकिन जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा इसके जो यहाँ पे एडेनिन होंगे वो तो हमारे मिथाइलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठा के क्या करते हैं, देयरफॉर द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रैंड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ मिथाइलेटेड एडेनिन। तो इसी बेस पे जो हमारे एंजाइम्स रहेंगे वो इन दोनों जो हमारे पेरेंटल है और हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। द म्यूट एच प्रोटीन बाइंड्स टू दीज हेमीमिथाइलेटेड साइट्स।
और जो हमारा म्यूट एच होता है वो हमारा इन्हीं साइट्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और इसी वजह से जैसे कि हम यहाँ पे कह रहे थे ना कि जो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आया था, म्यूट एस आया था। म्यूट एस तो हमारा कहाँ पे बाइंड करता है, जो हमारा इनकरेक्ट बेस पेयरिंग होगी वहां पे। लेकिन जो हमारा म्यूट एच होता है ना वो हमारा कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, वो हमारा करेगा हेमीमिथाइलेटेड साइट पे। अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी जो हेमीमिथाइलेटेड साइट होगी वो हमारी बिल्कुल इसी के ऊपर ही होगी, ठीक है। वो तो इसके आसपास में कहीं भी मिल सकती है ना, तो जहां पे भी इसको जो हमारा म्यूट एच होगा वहां पे इसको मिलेगी तो ये वहां पे जाके बाइंड कर लेता है। The endonuclease activity of mut-H is inactivated and become activated after coming in contact with mut-L। जो हमारा mut-H होता है नॉर्मली हमारा किस फॉर्म में मिलता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में, लेकिन जैसे ये mut-L के कॉन्टेक्ट में आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए वैसे तो जैसे कि हमारा जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे ये हमारा डुप्लेक्स है जिसके अंदर हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस जस्ट यहाँ पे फिनिश हुई है। तो जो हमारा म्यूट एच होता है वो हमने जैसे बताया कि ये कहाँ पे जाके बाइंड करता है, हमारी हेमीमिथाइलेटेड साइट पे। और जितने भी हमारे यहाँ पे हेमीमिथाइलेटेड साइट होगी वहां पे जाके हमारा जो म्यूट एच होगा वो बाइंड कर लेगा। अब अगर ये हमारा नॉर्मली ही अगर एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तो ये क्या कर देगा, हर जगह पे यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी से कट कर देगा, निक जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा कब एक्टिवेट होता है, जब ये म्यूट एल के कॉन्टेक्ट में आएगा। और म्यूट एल हमारा कब आता है, जब म्यूट एस किसी इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा म्यूट एच होगा वो हमारा अल्टीमेटली एक्टिवेट कब होगा, जब हमारा म्यूट एस किसी इनकरेक्ट बेस पेयरिंग को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे म्यूट एल आएगा और तभी हमारा जो म्यूट एच होगा वो एक्टिवेट हो पाएगा। अब उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस यूज्ड टू रिमूव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इन मिसमैच रिपेयर सिस्टम। अभी हमने जैसे कि बताया कि जो हमारा म्यूट एच होता है ये खाली क्या करता है, यहाँ पे निक जनरेट कर देगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, जो हमारा स्टैंड होगा पहले इसको डीएनए से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको यहाँ से कट भी करना पड़ेगा, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तभी तो यहाँ पे हमारा गैप जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वे हमारे डिफरेंट टाइप्स के एक्सोन्यूक्लियस रहेंगे जो कि हमारा स्टैंड को यहाँ से अलग करेंगे, ठीक है, सेपरेट भी करेंगे और इसको यहाँ से रिमूव भी करेंगे, ठीक है। तो वे हमारे दो टाइप्स के रहते हैं। Different exonucleases are used to remove single strand DNA between nick generated by mut-H and mismatch depending on whether mut-H cuts the DNA on the 5' or the 3' side of misincorporated nucleotide। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारा म्यूट-H होता है वो खाली क्या करता है, निक जनरेट करेगा, ठीक है। अब हमारा अगर यहाँ पे देखिए जो हमारा मिस इनकरेक्ट बेस पेयर था वो तो हमारा यहाँ पे है और इसने कट कहाँ पे लगाया है, इस तरफ लगाया है। और अगर हम इसकी प्राइम के हिसाब से साइड देखें तो ये हमारे किस साइड हो गया, 5' साइड, ठीक है। और अगर ये हमारा म्यूट-H है वो अगर निक क्रिएट कर देता है इस तरफ, ठीक है, ये हमारा रैंडमली क्रिएट करेगा, ठीक है, यूं नहीं है कि प्री डिसाइडेड है। ये हमारा क्या करेगा, जैसे कि अगर इस तरफ ये कट करेगा तो हमारा जो इनकरेक्ट बेस पेयर है वो उसके किस तरफ हो जाएगा, 3' की तरफ। तो इसी के हिसाब से हमारे अलग अलग एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे यूज होते हैं। पहले अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस 7 की, या फिर इसको हम रैक जे भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, डिग्रेड डीएनए इन 5' टू 3' डायरेक्शन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हमारा जो निक था वो इस तरफ क्रिएट होगा, ठीक है, तो ये हमारा किस डायरेक्शन में अब रिमूव करना स्टार्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस होगा वो इस डायरेक्शन में इसको रिमूव करना स्टार्ट करेगा और ये हमारी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, 5' टू 3' वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा एक्सोन्यूक्लियस यूज होता है, वो हमारा होगा एक्सोन्यूक्लियस 7, ठीक है, या फिर इसको हम रैक जे भी बोलते हैं। When DNA is cleaved by mut-H on the 5' side of the mismatch, this exonuclease remove the DNA from 5' to 3' direction, ठीक है, ये हमने अभी बताया। देन उसके बाद अगर हम बात करें एक्सोन्यूक्लियस 1 की, तो ये क्या करता है, डिग्रेड डीएनए इन 3' to 5' डायरेक्शन। When DNA is cleaved by mut-H on the 3' side of the mismatch, this exonuclease remove the DNA from 3' to 5' डायरेक्शन। तो अगर हमारा इसका अपोजिट हो जाए, जैसे अभी मैंने बताया कि अब अगर हमारा जो म्यूट-H है वो इस तरफ कट कर दे, ठीक है, तो हमारा जो एक्सोन्यूक्लियस यूज होगा वो हमारा कौन सा होगा, एक्सोन्यूक्लियस 1, ठीक है। और ये हमारा क्या करेगा, 3' टू 5' डायरेक्शन में डीएनए को डिग्रेड कर दे। अब हम बात करते हैं मिसमैच रिपेयर सिस्टम इन यूकारियोट्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था ना मिसमैच रिपेयर सिस्टम, वो हमारा किसके लिए था, प्रोकारियोट्स के लिए। तो अगर हम यूकारियोट सेल्स की बात करें तो यूकारियोटिक सेल also use the mismatch repair system to improve the accuracy of DNA replication. These cells use MLH mut-L homolog instead of mut-L। जो हमारे प्रोकारियोट्स के अंदर म्यूट-L यूज हो रहा था उसकी जगह हमारा यूकारियोट्स के अंदर क्या यूज होगा, MLH, ठीक है।
और इसका जो फंक्शन होगा वो हमारा किसके सिमिलर होगा, म्यूट एल के सिमिलर। ठीक है। यूकारियोट सेल्स यूज एमएसएच। एमएसएच हमारा क्या होता है, म्यूट एस होमोलॉग इंस्टीड ऑफ म्यूट एस। तो जो हमारा प्रोकारियोट्स के अंदर म्यूट एस था, तो यूकारियोट्स के अंदर हमारा इसका होमोलॉग क्या होगा, म्यूट एमएसएच। ठीक है। और इसका जो फंक्शन होगा वो हमारा किसके जैसा होगा, म्यूट एस के जैसा। देयर आर मल्टीपल एमएसएच प्रोटीन इन यूकारियोट्स फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूटेशन। द यूकारियोटिक सेल डज नॉट हैव म्यूट एच प्रोटीन और इट्स होमोलॉग। अब इन्होंने जो हमारा यूकारियोट सेल्स होते हैं वो हमारे म्यूट एल के भी होमोलॉग्स होते हैं उसके पास, और म्यूट एस के भी होमोलॉग्स होंगे। लेकिन जो म्यूट एच होता है इसके लिए हमारा कोई भी होमोलॉग यूकारियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेगा। Mute H protein is used to distinguish between parental and newly synthesized strands and it also act as an endonuclease। तो जो हमारा म्यूट एस होता था वो हमारा किसके लिए काम करता था, जो हमारे पेरेंटल और न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते थे उनको डिस्टिंग्विश करने में, और साथ ही एज एन एंडोन्यूक्लियस भी काम करता था। ठीक है। As we know, lagging strands have multiple primer which are removed after Okazaki fragment synthesis and later this space is polymerized and ligated with a previous Okazaki fragment with DNA ligase। अब जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं उसके अंदर हमारे मल्टीपल प्राइमर होंगे। ठीक है। जो कि हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के बाद उनको रिमूव कर दिया जाता है और जिसकी वजह से वहां पे हमारा गैप बन जाएगा। ठीक है। और जो हमारे ये गैप होते हैं उनको फिल कौन करता है, हमारा पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। और पॉलीमरेज जो हमारा डीएनए लाइगेज होगा वो। ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, हाउएवर फॉर द डीएनए लाइगेशन निक इज प्रेजेंट बिटवीन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स व्हिच इज टू बी सील्ड विद द डीएनए लाइगेज। अब हमारे डीएनए लाइगेशन से पहले वहां पे क्या मिलेगा, हमें एक निक मिलेगा। ठीक है। और यही निक जो हमारा होगा ना वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा म्यूट एस होता था उसने जो एंडोन्यूक्लियस की वजह से वहां पे निक क्रिएट किया था, तो हमारा जो ये प्राइमर के बाद जो हमारा प्राइमर था उनके रिमूवल के बाद वहां पे जो हमें निक मिलेगा वो हमारा उसी एंडोन्यूक्लियस से निक क्रिएट हुआ है उसी का काम करेगा। ठीक है। दिस निक इज इक्विवेलेंट टू द निक क्रिएटेड बाय द म्यूट एच एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डीएनए डैमेज। इसमें हमारा पहला टाइप होता है फोटो रिएक्टिवेशन। इसमें क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिवर्सल ऑफ डैमेज। इट डायरेक्टली रिवर्स द फॉर्मेशन ऑफ pyrimidine डाइमर दैट रिजल्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेंट इरेडिएशन। हमने देखा था कि जब हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के ऊपर यूवी का एक्सपोजर हो जाता है तो वहां पे हमारे क्या बन जाएंगे, pyrimidine डाइमर बनते थे। ठीक है। तो जो हमारा ये फोटो रिएक्टिवेशन होता है ये क्या करता है, इन डाइमर्स को ब्रेक करता है। ठीक है। In this method, DNA photolyase enzyme is used to break the covalent bond linking adjacent pyrimidine। हमारा यहाँ पे फोटोलाइएज एंजाइम यूज होगा जो कि जो हमारे pyrimidine डाइमर है उनके बीच के जो कोवलेंट बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक कर देता है। फोटोलाइएज एंजाइम बिकम एक्टिव बाय कैप्चरिंग द एनर्जी फ्रॉम लाइट। और जो ये हमारा फोटोलाइएज एंजाइम होता है ये हमारा एक्टिवेट कब होगा, जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आएगा। ठीक है। और उससे क्या कर लेता है, एनर्जी को गेन कर लेता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही हमारा एक ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था इसके ऊपर यूवी का एक्सपोजर हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, pyrimidine डाइमर बन गए। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोटोलाइएज एंजाइम आएगा और ये क्या करेगा, जैसे ये हमारे विजिबल लाइट के एक्सपोजर में आएगा। ठीक है। लाइट के एक्सपोजर में आएगा तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से ये जो हमारे pyrimidine डाइमर के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था उसको ब्रेक कर देगा और ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। अब डायरेक्ट जो हमारा रिवर्सल रहता है उसके अंदर हमारा एक और टाइप रहता है जिसमें हमारा होता है रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप। इट इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द मिथाइलेटेड बेस O6 मिथाइल ग्वेनाइन व्हिच इज कॉज्ड बाय द EMS ट्रीटमेंट एल्कलाइटिंग एजेंट। हमने देखा था कि जो हमारे एल्कलाइटिंग एजेंट होते थे जैसे कि हमारा EMS होता है वो जब ग्वेनिन के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो ग्वेनिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता था, O6 मिथाइल ग्वेनिन के अंदर। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे वहां पे इनकरेक्ट बेस पेयरिंग भी होती थी। ठीक है। जैसे जो हमारा ग्वेनिन होता है वो किसके साथ बेस पेयरिंग शो करता है, साइटोसिन के साथ, लेकिन ये वाली फॉर्म हमारी किसके साथ बेस पेयरिंग कर रही थी, थायमिन के साथ। ठीक है। इन दिस मेथड मिथाइल ट्रांसफरेज इज यूज्ड टू रिमूव द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम ग्वेनिन रेजिड्यू। इसके अंदर हमारा एंजाइम कौन सा यूज होगा, मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि क्या करता है, जो हमारे ग्वेनिन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है इसको यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है। वो कैसे रिमूव करता है, दिस रिमूवर मिथाइल ग्रुप इज एक्सेप्टेड बाय द सिस्टीन रेजिड्यू ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम। अब हमारा यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारा जो ग्वेनिन था वो मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया था। अब यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस मिथाइल ग्रुप को अपने साथ एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। यहाँ पे इसकी सिस्टीन जो अमीनो एसिड होगा ये क्या कर लेगा, इस मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा जो मिथाइल ग्रुप होगा वो हमारा एंजाइम के साथ अटैच हो गया। ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा ग्वेनिन है वो किस फॉर्म में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में।
ड्यू टू इट्स नॉन कैटालिटिक नेचर दिस एंजाइम कैन यूज्ड ओनली वंस। हमारा जो ये मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है वो हमारा किस नेचर का होता है, नॉन कैटालिटिक नेचर का, जिसकी वजह से जो हमारा ये एंजाइम होगा वो एक ही बार इस मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर पाएगा और इसीलिए ये हमारा सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा दोबारा से कहीं पे इस एंजाइम की जरूरत पड़ती है तो हमारा कोई फ्रेश एंजाइम आएगा जिसके पास ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप नहीं हो। अब उसके बाद हमारा टाइप आता है बेस एक्सीजन रिपेयर। इन दिस मेथड डैमेज बेस इज रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलाइजिंग द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस मेथड के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारा डैमेज्ड बेस होगा, जैसे कि यहाँ पे हम यूरासिल मान के चलते हैं, अब डीएनए के अंदर हमारा यूरासिल तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डैमेज्ड बेस के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से रिमूव करते हैं किस तरीके से, जो इसका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा जो कि इसको शुगर के साथ बाउंड करके रख रखा है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। अब ये ब्रेक कौन करता है, हमारा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, विच रिकॉग्नाइज द डैमेज्ड बेस एंड रिमूव दैट। ये हमारा जो मॉडिफाइड बेस या फिर हमारा जो डैमेज्ड बेस होगा उसको डिटेक्ट भी करेगा और उसको यहाँ से रिमूव कर देगा ग्लाइकोसाइडिक क्लीवेज के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ये हमारा यहाँ पे क्लीवेज होगा तो उससे क्या होगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डैमेज्ड बेस एंडोन्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज आल्सो रिमूव ए बेसिक सुगर दैट अराइज बाय स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस। अब जैसे ही हमारा यहाँ से जो बेस होगा ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या साइट बन गई, ए बेसिक साइट बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे फॉस्फेट और जो शुगर होगा इसका भी यहाँ पे रिमूवल हो जाता है स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस के थ्रू। जैसे कि ये हमारे अगर यहाँ पे दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद में रखना है कि हमारा जो डीएनए है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड था और इसके जो यहाँ पे हमारे बेस बचे हुए जो हमारा इसके ऊपर वाला है ये अभी भी क्या है, हमारे दूसरे स्टैंड के साथ अटैच है, इसी तरीके से यहाँ पे भी अटैच है। और जो हमारा यहाँ से एप्यूरिनिक जो हमारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ से रिमूव हुआ है उसके अपोजिट भी यहाँ पे हमारा एक न्यूक्लियोटाइड तो अपोजिट स्टैंड के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज रिस्टोर द इंटैक्ट स्टैंड यूजिंग द अनडैमेज्ड स्टैंड एज टेम्पलेट। इसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा आता है डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि क्या करता है, जो हमारा ये दूसरा स्टैंड होगा उसको एज एन टेम्पलेट यूज करके इसके अपोजिट में हमारे एक करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, ठीक है। और जो हमारा डीएनए लाइगेज होगा वो क्या कर देगा, यहाँ पे लाइगेशन करवा देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूकारियोट्स के लिए तो मल्टीपल डीएनए ग्लाइकोसाइलेट विद डिफरेंट स्पेसिफिसिटी आर फाउंड इन यूकारियोट्स। 11 टाइप ऑफ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल्स। अभी हमने बताया कि जो हमारा बेस एक्सीजन रिपेयर होता है ये हमारा किसको डिटेक्ट करता है, मॉडिफाइड बेस को, और मॉडिफाइड बेस हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यूकारियोट्स के अंदर हमारे अलग अलग टाइप के ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होंगे जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफाइड बेसिस को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर में कितने टाइप के ग्लाइकोसाइलेज देखने को मिलते हैं, 11 टाइप्स के। इट इज बिलीव्ड दैट ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम डिफ्यूज लेटरली अलोंग द माइनर ग्रूव ऑफ द डीएनए अंटिल द स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेसिन इज डिटेक्टेड। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए की, ठीक है, तो डीएनए के अंदर हमारा जैसे कि ये हमारा स्टैंड है, दूसरा ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बेस होते हैं वो हमारे अंदर की तरफ मिलते हैं हमें, जैसे कि एक हमारा बेस यहाँ पे होगा, एक हमारा बेस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे एंजाइम होते हैं, जो हमारा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है वो हम कह रहे हैं कि हमारा मॉडिफाइड बेस को डिटेक्ट करता है, तो वो इसको किस तरीके से डिटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारी बैकबोन तो बेस की बनी नहीं हुई, ठीक है। तो वो किस तरीके से डिटेक्ट करता है, जो हमारा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम होगा वो हमारा पैरेलली लेटरली मूव करेगा किसके साथ, माइनर ग्रूव के, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इसको कोई मॉडिफाइड या फिर डैमेज्ड बेस दिखेगा तो वो क्या कर देगा, उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा। आफ्टर डिटेक्टिंग मोडेस्ट डिस्टोर्शन टू द डीएनए स्ट्रक्चर बेस इज फ्लिप्ड आउट ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड फर्दर रिपेयरिंग एक्शन इज डन। अब क्या करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के द्वारा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे डैमेज्ड बेस होगा वो हमारा फ्लिप्ड आउट हो जाएगा। फ्लिप्ड आउट का मतलब क्या है, जैसे कि अभी तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो अंदर की तरफ है, अब जैसे ही हमारा ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इसको डिटेक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, इसको फ्लिप्ड आउट यानी कि इसको बाहर की तरफ कर देगा। जिसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो साइट होगी इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, हमारा जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा उसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा वहाँ पे करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइप आता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अभी तो हमारा यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात चल रही थी। अब हम करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे डैमेज हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक बेस ही हमारा क्या सा था, डैमेज था, लेकिन न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के अंदर क्या होगा कि हमारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड, जैसे कि ये हमारा डीएनए हो गया, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे मल्टीपल
एक साइट, जैसे कि हमारे एक साइट हो गई, यहाँ पे हमारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड डैमेज हो गए, तो उसको रिमूवल के लिए हमारा या फिर उसकी रिपेयरिंग के लिए हमारा कौन सा सिस्टम यूज होगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। दिस रिपेयर सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज ए मॉडिफाइड बेस और डैमेज्ड बेस। ये जो हमारा सिस्टम होगा ये यूं नहीं है कि हमारा किसी पर्टिकुलर एक डैमेज्ड बेस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, मल्टीपल, जब हमारे न्यूक्लियोटाइड डैमेज्ड होंगे तभी ये यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। सिंगल के लिए तो हमारा बेस एक्सcision रिपेयर सिस्टम ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। In this repair system, distortion to the shape of double helix structure are recognized, which are caused by the thymine dimer or by the presence of bulky chemical adduct or base। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा केमिकल डैमेज हो जाए, ठीक है, जो हमारा डीएनए था वो किसी केमिकल के कॉन्टैक्ट में आ जाता है या फिर किसी केमिकल के एक्सपोजर में आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा उसकी रिपेयरिंग के लिए कौन सा सिस्टम होगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। इन दिस मेथड शॉर्ट स्ट्रैंड सेगमेंट दैट इंक्लूड्स द लेसन इज रिमूव्ड। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हो गए। अभी पीछे हमारा क्या हो रहा था, सिर्फ एक ही यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का रिमूवल हो रहा था, लेकिन जो हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर होगा उसके अंदर हमारे क्या होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स का रिमूवल होगा, ठीक है। और वो भी हमारा किसके अंदर होगा, सिर्फ एक स्ट्रैंड के अंदर। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चले कि हमारा यहाँ पे स्ट्रैंड के अंदर कोई डैमेज हो गया, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो ये स्ट्रैंड होगा यहाँ से हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाते हैं। रिमूवल ऑफ सिंगल स्ट्रैंड जनरेट्स ए गैप इन द डीएनए व्हिच इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज यूजिंग द अनडैमेज्ड स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। तो यहाँ से जैसे हमारा ये स्ट्रैंड रिमूव होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा गैप जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो ये जो हमारा गैप होगा इसको रिमूव कैसे करेंगे, हमारे डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, और जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड है जो कि हमारा नॉर्मल है उसको एज एन टेम्पलेट यूज करके। अब उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर इन ई कोलाई। In E. coli, nucleotide excision repair system is consist of 4 protein UVRA, B, C, and D. First, a complex of 2 UVRA and 2 UVRB molecules scan the DNA and detect the any distortion in DNA. DNA distortion is detected by UVRA. अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे UVRA होगा उसके हमारे डाइमेरिक फॉर्म या फिर हमारे 2 UVRA, ठीक है, और 2 हमारे UVRB, ये हमारे क्या करते हैं, डीएनए को स्कैन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि यहाँ पे हमारी कोई डिस्टोर्शन तो नहीं है। जो हमारी डिस्टोर्शन होगी उसको डिटेक्ट कौन करता है, हमारा प्राइमरली यूवीआरए, ठीक है। जो हमारा यूवीआरबी होगा ये हमारे फर्दर एंजाइम्स को यहाँ पे रिक्रूट करने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। आफ्टर द डिटेक्टिंग ऑफ डिस्टोर्शन यूवीआरए इज रिमूव्ड। जैसे ही हमारा यूवीआरए डिस्टोर्शन को डिटेक्ट करेगा तो वहां से हमारा ये यूवीआरए होगा वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या होता है हमारा, after the removal of UVRA, UVRB dimer melt the DNA to create a single strand bubble around the lesion। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे डिस्टोर्शन हो रखी थी, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो UVR था उसने यहाँ पे डिटेक्ट किया और उसके बाद ये यहाँ से रिमूव हो गया। रिमूवल होने के बाद ये क्या करता है, हमारा UVRB ये यहाँ पे डीएनए को मेल्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे एक बबल स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आफ्टर डीएनए मेल्टिंग UVRB डाइमर रिक्रूट UVRC, और जैसे ही यहाँ पे बबल शेप बनेगी ये क्या करेगा, यहाँ पे UVRC को रिक्रूट करेगा। UVRC क्रिएट 2 incision, one located 4 or 5 nucleotide 3 prime to the lesion and other 8 nucleotide 5 prime to the lesion। जो हमारा UVRC होगा ये क्या करता है, हमारा एज एन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, और ये जो हमारा लेशंस हो गए, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके 5 प्राइम और इसके 3 प्राइम दोनों तरफ कट करेगा, ठीक है, UVRC। अब ये क्या करता है, जो इसकी 3 प्राइम की साइड है, जैसे कि ये वाली हमारी 3 प्राइम की साइड है लेशन की, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, लेशन के 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड दूर, यानी कि 4 to 5 न्यूक्लियोटाइड के बाद ये यहाँ पे निक क्रिएट कर देगा, और जो हमारी 5 प्राइम वाली साइट है उसके हमारे कितने 8 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद यहाँ पे निक क्रिएट करेगा। दिस क्लीवेज जनरेट 12 to 30 रेजिड्यू लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड इज फॉर्म। अब जैसे ये हमारा यहाँ पे कट क्रिएट करेगा तो ये हमारा इस तरफ कितने हो गए थे, लगभग 8, और यहाँ पे हमारे हो गए थे लगभग 4, तो हमारा लगभग 12 से 13 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए स्ट्रैंड हमारा क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या होता है, लेसिन कंटेनिंग स्ट्रैंड इज रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ UVRD विच रिजल्ट इन 12 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग गैप। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे निक क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, UVRD, जो कि हमारा एक डीएनए हेलिकेज की तरह काम करेगा। और हेलिकेज का हमारा क्या काम होता था, इस स्ट्रैंड को यहाँ से रिमूव करना,
ठीक है। तो यहाँ पे निक ऑलरेडी क्रिएट हो रखे हैं, तो जो हमारा यूवीआर डी होगा ये यहाँ पे इसको रिमूव कर देगा और रिमूवर की वजह से यहाँ पे हमारा एक गैप क्रिएट होगा। ठीक है। इन दी एंड डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज फिल द गैप। और जैसे ये हमारा यहाँ पे रिमूवल होगा, रिमूवल के बाद हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा और डीएनए लाइगेज होगा वो इस गैप को फिल कर देंगे। ये तो हमारा किस में था, इकोलाई के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इन यूकारियोट्स। तो यूकारियोट्स के अंदर क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर इज सिमिलर टू प्रोकारियोट्स, हाउएवर द मशीनरी ऑफ रिपेयरिंग सिस्टम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। वैसे अगर हम ओवरऑल मैकेनिज्म को देखें तो वो तो हमारा इकोलाई की तरह ही होता है, प्रोकारियोट्स की तरह ही होगा यूकारियोट्स में भी, लेकिन जो मशीनरी होगी रिपेयरिंग सिस्टम वाली वो मच मोर कॉम्प्लेक्स होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी एज कम्पेयर टू प्रोकारियोट्स। XPC protein is similar to UVRA in its function detecting DNA distortion। जो हमारा XPC होगा वो हमारा किसकी तरह काम करता है, UVRA की तरह। और UVRA का हमारा क्या काम होता था, DNA डिस्टोर्शन को डिटेक्ट करना। फॉर्मेशन ऑफ बबल इन्वॉल्व्स द हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन XPA एंड XPD। ठीक है। जो हमारा XPD होगा वो हमारा किसकी तरह काम करता है, UVRB की तरह। ठीक है। एंड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन RPA। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक हेलिकेज एंजाइम होता है XPA, वो क्या करता है, हमारा हेलिकेज की तरह काम करेगा। और जो हमारा XPD होगा वो हमारा किसकी तरह करेगा काम, XPD हमारा करेगा UVRB की तरह। ठीक है। और हमारा हेलिकेज एंजाइम कौन सा होता था, UVRD। उसके लिए हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, XPA। द बबल क्रिएट्स क्लीवेज साइट 5 प्राइम टू द लेसन फॉर ए न्यूक्लियस नोन एज ERCC1 XPF एंड 3 प्राइम टू द लेसन फॉर न्यूक्लियस XPG। अब हमारा UVRA का यहाँ पे होमोलॉग मिल गया, UVRB के लिए भी हमें मिल गया और UVRD के लिए भी मिल गया, लेकिन हमारा UVRC रहता है। और UVRC का हमारा क्या काम होता था, निक क्रिएट करना 5 प्राइम की तरफ और 3 प्राइम की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा यहाँ पे लेसन है तो 5 प्राइम पे भी हमारा क्लीवेज होगा और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है। तो उसके लिए हमारा यहाँ पे क्या होता है, यूकारियोट्स के अंदर जो हमारी 5 प्राइम साइट होती है वहां पे हमारा कौन सा काम करेगा, न्यूक्लियस ERCC1 XP। ठीक है। तो जो हमारी 3 प्राइम वाली साइट है वहां पे हमारा कौन सा न्यूक्लियस काम करेगा, XPG। ठीक है। इन हायर सेल्स द रिजल्टिंग डीएनए स्ट्रैंड इज 24 to 32 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। जो हमारे प्रोकारियोट्स के थे उसके अंदर हमें कितना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने को मिल रहा था, 12 to 13। यहाँ पे हमारा कितना मिलेगा, 24 to 32। The DNA strand is released to create a gap that is filled by the action of DNA polymerase and ligase। तो यहाँ पे हमारा जो UVRD होगा वो हमारा हेलिकेज की तरह काम कर रहा था, जो ये क्या कर देगा, हमारा डीएनए स्ट्रैंड को रिमूव कर देगा, जिससे वहां पे हमारा गैप क्रिएट होगा और उस गैप को फिल कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज। ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट डीएनए पॉलीमरेज थीटा इज इन्वॉल्वड इन फिलिंग द गैप इन ह्यूमन। ह्यूमन के केस में जो हमारा ये गैप क्रिएट होगा उसको फिल कौन करता है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज थीटा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डबल स्ट्रैंड ब्रेक और ट्रांसलेशन के डीएनए रिपेयरिंग मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।